नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों से सरकार की बेरुखी की। क्या ऐसा संभव है कि आपकी आमदनी पिछले 8 साल में 3 बार बढ़े और 5 साल आपको आपकी आमदनी में कोई इजाफा ना हो, आपका जीवन का खर्च बढ़े, आपकी लागत बढ़े, लेकिन आपकी आमदनी ना बढ़े? उस स्थिति में आपका क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है कि इवन सरकार जब अपने मुलाजिमों को तनख्वाह देती है तो उसमें साल में 2 बार महंगाई दर का आकलन भी करके उसमें ऐड किया जाता है। लेकिन देश के सबसे बड़े गन्ना और चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को पिछले 8 साल में मात्र 55 रुपये क्विंटल की गन्ने के दाम में बढ़ोतरी हुई है। जब ये सरकार जो बीजेपी की अभी दूसरी सरकार है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, जब पहली सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम 315 रुपये प्रति क्विंटल था। यहाँ मैं जो अगेती प्रजाति है जिसको मुख्य रूप से दाम के लिए कोट किया जाता है उसकी बात करूँ, और अभी ये 370 रुपया है। थोड़ा पीछे मैं आपको लेके जाऊँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो गन्ना लॉबी, चीनी लॉबी, किसान संगठन, किसान आंदोलन, किसान नेता और किसानों के वोट पर सत्ता के उच्चतम दरवाजे तक मतलब प्रधानमंत्री की सीढ़ी चढ़ने तक उन किसानों की ताकत का उपयोग किया गया जो आज उत्तर प्रदेश में करीब 45 लाख गन्ना उत्पादक किसान मायूस हैं। 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार थी और उसमें दूसरे मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। उनके प्रधानमंत्री बनने के पहले साल में उत्तर प्रदेश में गन्ने के दाम 3 रुपया और 4 रुपया क्विंटल तक चले गए थे। उस वक्त राज्य में स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस जो केंद्र सरकार तय करता था SMP और राज्य का समर्थन मूल्य बोलते हैं जिसको राज्य परामर्श मूल्य SAP, तो उसका वो भी दाम करीब 8 रुपये के आसपास था। एग्जैक्टली मैं अभी उतना पुराना दाम नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ध्यान है कि वो 8 रुपये के आसपास कहीं था, 8 या 9 रुपये के बीच में दाम गिरे। कई तरीके के कोट किया जाता है कि लोग जब पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग चौधरी चरण सिंह के पास आए तो उन्होंने कहा कि आपने इतनी जगह गन्ने की खेती कर दी है और कुछ बचा हो तो उन्होंने अपनी टोपी उतार करके बोला यहाँ भी आप कर दीजिएगा। जाहिर सी बात है कि किसी भी उत्पादन के जब अधिक होता है तो उसके दाम गिरते हैं, लेकिन सिर्फ उत्पादन अधिक होने से दाम नहीं गिरते। उसके पीछे सरकार की नीतियाँ, सरकार के फैसले, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उस तब से लेकर के अभी तक तमाम सारे उतार चढ़ाव गन्ना किसानों ने देखे। इस वक्त देश की ज़्यादातर मिलें उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की खासियत क्या है कि यहाँ पर निजी क्षेत्र की मिलें ज़्यादा हैं। जो राज्य सरकार की मिलें थी कॉरपोरेशन की, वो ज़्यादातर तो बिक गई हैं या एक आध चल रही है उनमें से, और जो सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं वो भी सरकारी मिलों की तरह से चलती हैं। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में स्थिति बदलती है, या महाराष्ट्र ऊपर रहता है या उत्तर प्रदेश ऊपर रहता है गन्ना और चीनी उत्पादन में, लेकिन गन्ना उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है। एक समय था महाराष्ट्र में रिकवरी ज़्यादा होती थी, लेकिन अब ताज़ा आंकड़े कहते हैं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के गन्ने में चीनी रिकवरी में बहुत अंतर अब नहीं है। सवाल है इसके बावजूद इतने महत्वपूर्ण फसल, इतनी तादाद में किसान, और जिसको मैंने कहा कि कितनी बार तमाम सारे समाचार माध्यम गन्ना लॉबी, चीनी लॉबी की बात करते रहे, लेकिन 8 साल में 5 साल गन्ना का दाम ना बढ़े, आप उन छोटे किसानों के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा कई चीनी मिलें ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक चालू सीजन में 1 आध महीने का ही भुगतान किया है, और कुछ चीनी मिलें ऐसी भी हैं जिनके पास ऊपर 2 साल पहले का बकाया है। तो ये परिस्थिति है। उत्तर प्रदेश की सरकार से उम्मीद थी कि गन्ने के दाम में बढ़ोतरी होगी, और क्योंकि जो पड़ोसी राज्य है हरियाणा, वहाँ पर गन्ने का SAP 400 रुपया क्विंटल है, पंजाब में 401 रुपया क्विंटल है, और उत्तर प्रदेश से अलग हुए उत्तराखंड में 375 रुपये क्विंटल है।
तो ऐसा क्या हो गया कि इतनी मजबूरी पैदा हो गई कि गन्ने का दाम ना बढ़ाया जाए। जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री का कहना है कि हम ज़्यादा दाम देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए गन्ने के दाम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एथेनॉल का दाम सरकार नहीं बढ़ाया BHB मोलासिस का, तो हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। सरकार चीनी का MSP जो न्यूनतम बिक्री मूल्य है उसको वो नहीं बढ़ा रही है, लेकिन उसके यहाँ कोई मायने नहीं है। MSP 31 रुपये है, लेकिन एक्स फैक्ट्री जो दाम है चीनी के 39 से 40 रुपये के बीच में पहुँच गए हैं। तो मैं इसको कोई एक्सक्यूज़ नहीं मानता। इसके अलावा अगर हम देखें कि जब 2018-19, 19-20 में गन्ने के SAP में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। 21-22 में, क्योंकि विधानसभा का चुनाव 22 फरवरी में होना था, तो 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई। जो बीजेपी गन्ने का दाम बहुत पहले 400 रुपया पार मांगती थी, उसने सत्ता में आने के पहले साल 10 रुपये की बढ़ोतरी की 2017-18 में, तो ये 35 रुपये हुए। और उसके बाद जब ये लोकसभा के चुनाव होने थे, क्योंकि 22 में जब सत्ता में वापसी होती है योगी आदित्यनाथ की सरकार की, उसके बाद जो अगला सीजन आता है 22-23 का, उसमें फिर गन्ने का SAP नहीं बढ़ाया जाता। और फिर उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव होने थे 2024 में, तो फिर 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई। यानी 8 साल में अगर चालू पेराई सीजन को हम लगाएं जिसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, और इसके लिए फैसला लेने में देखिए जो तमाम सारी सुशासन की सरकारें हैं, जो बहुत ही कर्मठ हैं, जिनके गवर्नेंस बहुत ऊंची है, वहाँ पर गन्ने के SAP से रिलेटेड जो फैसला है वो 17 फरवरी की कैबिनेट में 22 सर्कुलेशन लिया गया, और उसके 2 दिन बाद, मुझे 1-2 दिन बाद उसका GO जारी किया गया। यानी, और इस बार जहाँ फसल बहुत ज़्यादा हो तब भी हम मान सकते हैं, इस बार देश में चीनी का उत्पादन करीब 40 लाख टन घटने वाला है पिछले साल के मुकाबले में। उत्तर प्रदेश में भी घट रहा है, क्योंकि बीमारी ने गन्ने की फसल को बुरी तरह प्रभावित किया, और किसान की जो उत्पादकता है गन्ने की वो 15 से 20% कम हो गई है। अब आप देखिए, उत्पादकता कम हो गई, यानी पर हेक्टेयर जो जमीन भी किसान के पास है उसमें जितना गन्ना पैदा होना था उसमें कमी आ गई, उसका दाम नहीं बढ़ा। मिलों के लिए एक फेवरेबल स्थिति है, क्योंकि चीनी के दाम बेहतर हो गए हैं, उनको निर्यात की भी अनुमति दी गई है, उससे सेंटीमेंट बदला। लेकिन किसान का क्या होगा, उसको लेकर के सब चुप्पी साध गए हैं। हमने बड़े किसान नेताओं के संगठनों से बात की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन बिखर गया है, किसान अब आंदोलन करने की स्थिति में नहीं है, किसान संगठनों में टूट हो गई है, और इसलिए अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन नहीं होता। बात सही है कि गन्ना किसान की जो गन्ने के दाम का जो मुद्दा है, जो आंदोलन का एक कोर होता था, जो मुख्य मुद्दा होता था, उसको लेकर अब बात नहीं होती। मेरे याद है कि जब करीब 20-25 साल पहले रामकोला में जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने के मसले पर चीनी मिल पर में फायरिंग हुई, तो तमाम सारे वेस्टर्न यूपी के जो किसान नेता थे वहाँ पहुँच गए थे। अब भी जब केंद्र सरकार गन्ने के SAP और SMP को लेकर के उलझ रही थी, वाजपेयी जी की सरकार थी कि चीनी मिलों के ऊपर 585 करोड़ रुपया बकाया था, सरकार चाहती थी कि राज्य सरकारें SAP का हक छोड़ दें, मामला सुप्रीम कोर्ट में था। उस वक्त मैं याद करता हूँ कि अजीत सिंह बड़े करीब से उसके ऊपर नज़र रखे हुए थे, बहुत बार हमसे बात होती थी, और उसके लिए लगातार आवाज़ उन्होंने उठाई। जब UPA गवर्नमेंट आई, उसने FRP लेकर के आया इसी मसले पर, लेकिन FRP में संसद में मुद्दा उठा और SAP बरकरार रहा, FRP लागू है, और अब तो FRP में हर साल बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन SAP में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अब FRP और SAP का भेद भी खत्म हो गया। अगर रिकवरी के आधार पर आप लगाएंगे, जिस SAP के लिए तमाम सारे किसान लड़ते थे, राजनीतिक दल बात करते थे, अब उसमें कोई अंतर ही नहीं रह गया है। और FRP के मुद्दे पर जंतर मंतर पर इतनी बड़ी रैली अजीत सिंह ने की थी, जिसमें 40-50 हज़ार किसान जुटे थे। लेकिन अब क्या है, अजीत सिंह जी के पुत्र जयंत चौधरी की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उसने लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया, वो केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, लेकिन क्योंकि वेस्टर्न यूपी में गन्ना किसानों में ही उनका आधार है, उनकी पार्टी से कोई आवाज़ नहीं आई। उन्होंने भी एक विधानसभा के उपचुनाव में कहा कि इस बार गन्ना 400 पार, लेकिन उसके बाद चुप्पी। चीनी का निर्यात हो, उसके लिए उन्होंने 2 बार खाद्य मंत्री को चिट्ठी लिखी, निर्यात का फैसला भी हो गया, उनकी पार्टी ने उसको सेलिब्रेट भी किया।
लेकिन किसान के दाम का क्या होगा? जैसे मैंने कहा कि किसान संगठन, कोई आंदोलन नहीं किया किसी ने ताकत के साथ आवाज नहीं उठाई, और जो राजनीतिक दल है, इवन मुख्य राजनीतिक दल विपक्ष में जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, वहां से भी कोई आवाज नहीं है। कुछ एक दो विधायक ने इक्का दुक्का आवाज उठाई। हाँ, एक चीज मैं बताऊं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 2012 से 17 के बीच में, उस वक्त गन्ने के दाम में 5 साल में 65 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। और उसके पहले जब मायावती की सरकार थी 2007 से 12 में 110 रुपया क्विंटल की बढ़ोतरी गन्ने के एसएपी में हुई थी। उस दौर में तब हुई थी जब दाम 300 रुपये से कम थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ। फिर एक साल ऐसा भी आया जब चीनी के दाम में ज़बरदस्त गिरावट आई, और ऐसे जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसने भी 3 साल फ्रीज रखा गन्ने का दाम। लेकिन एक साल उस राज्य सरकार ने 30 रुपया क्विंटल के हिसाब से किसानों के खाते में पैसा जमा किया। तो एक तरीके से उस साल को हम मान सकते हैं कि दाम भले ही ना बढ़ाओ, लेकिन किसान को एक्स्ट्रा प्राइस मिला। तो ऐसा क्या है कि गन्ना लॉबी 45 लाख किसान परिवार जो गन्ना उत्पादन करते हैं, उनकी आवाज़ के सुनने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं वही कहता हूँ, जैसे मैंने बात शुरू की थी, ऐसा लगता है कि सरकार किसानों के प्रति, गन्ना किसानों के प्रति पूरी तरीके से बेरुखी अपना रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो गन्ना और चीनी मंत्री हैं वो आते हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी इस पक्ष को आगे रखा हो। किसान तो यही मानेंगे कि जो मंत्री उनके विभाग का है उनके लिए आवाज़ उठाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये काफ़ी चिंता की बात है। अगर समाजवादी पार्टी अगर 30 रुपये क्विंटल किसानों को दे सकती है, तो उत्तर प्रदेश का बजट आया है 2 दिन पहले, सरप्लस का बजट है। अगर चीनी मिलें दाम देने की स्थिति में नहीं है, तो क्या राज्य सरकार किसानों को स्पेशल इंसेंटिव नहीं दे सकती? राजस्थान सरकार ने गेहूं पर 150 रुपये क्विंटल बोनस देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार ने बोनस देने की घोषणा की। आगामी जो अभी खरीद सीजन शुरू होगा, उड़ीसा में 3100 रुपया धान खरीदा जाता है। छत्तीसगढ़ में वही बीजेपी की सरकार 3100 रुपये धान खरीदती है। हरियाणा की बीजेपी सरकार गन्ने के लिए 400 रुपये का दाम तय करती है। सबसे बड़े सूबे की सरकार सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक किसानों के लिए दाम के मसले में पूरी तरीके से खामोश है। दूसरे, अगर चीनी मिलों की क्षमता नहीं है, जैसा मैंने जिक्र किया, जिस तरह समाजवादी पार्टी ने किसानों को दाम दिया था, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और जो दूसरी राज्य सरकारें किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए दाम दे रही है, अगर कल को गन्ना किसान दूसरी फसल का रुख कर लेते हैं, तो राज्य की जो 100 से ज़्यादा चीनी मिलें हैं उनका क्या होगा? चीनी मिलों को भी देखना पड़ेगा कि उनके पास एक समय में सिर्फ चीनी बेचकर और शीरा बेचकर कमाई होती थी। अभी चीनी मिलें एथनॉल से अच्छा पैसा कमाती हैं। उनको 3 हफ्ते के अंदर पेमेंट हो जाता है। वो कंट्री लिकर बनाती हैं, वो प्राइस मड से जो है आप बायो फर्टिलाइजर बना रहे हैं, वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बना रहे हैं, वो ज़्यादातर चीनी मिलें बिजली का एक्सपोर्ट कर रही हैं। आपके रेवेन्यू के स्रोत तभी खुले हैं जब आपको गन्ने की आपूर्ति किसान करता है। और एक और बड़ी बात है कि राज्य में किसानों की जो स्थिति है गन्ने की अच्छी प्रजाति को लेकर, उसको लेकर के भी बहुत बड़े संकट से जूझ रहे हैं। आज के रूरल वॉइस के इस एपिसोड में हम इसी सवाल के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करेंगे कि क्या ये बेरुखी जारी रहेगी या ख़त्म होगी, और गन्ना किसानों के नाम पर उन राजनीतिक ताकत और सांगठनिक ताकत हासिल करने वाले नेता, राजनेता हों या किसान नेता हों, क्या वो किसान को जवाब दे पाएंगे कि उनके साथ अभी जो हुआ है वो क्यों हुआ है? मेरे ख्याल से किसानों को भी अपने प्रतिनिधियों से ये सवाल पूछने का पूरा हक है। नमस्कार, हम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के अगले एपिसोड में फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करने के लिए आएंगे, आपको जानकारी देंगे। आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस इन और हमारी जो वेबसाइट है और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल हैं, उनको जिनका एड्रेस यहाँ दिया गया है, उनको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।